हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं चैप्टर 4 कार्बन से जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आज मैं बात कर रहा हूँ साबुनीकरण क्या है एवं एस्टरीकरण क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं तो पूरा अध्ययन कर चुका और मुझे सारी चीज़ पता है, क्योंकि मेरे पास टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्योंकि मैं 10वीं क्लास को 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देख। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है साबुनीकरण एवं एस्टरीकरण क्या है, इसके बाद हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर भी हम देखेंगे। कुछ नोट्स हम लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टरीकरण क्या है। तो कहा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल को आपस में अभिक्रिया कराने पर मुख्य रूप से एस्टर और जल का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीकरण कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझे दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो एक तरह का अम्ल है, एसिड है, जो सबसे दुर्बल अम्ल होता है, यानी सबसे कमजोर अम्ल होता है। और आपसे यहाँ से एक सवाल और पूछा जा सकता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे दुर्बल अम्ल कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। और एल्कोहल को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिस ग्रुप के लास्ट में OH लगा हो वो एल्कोहल ग्रुप हो जाता है दोस्तों। तो सिंपल यहाँ पर आपको याद रखना ये है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब एल्कोहल को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो दो चीज़ का निर्माण होता है। पहला है दोस्तों एस्टर और दूसरा है जल। बस आपको यही याद रखना है। और इसी प्रोसेस को, इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देख लेते हैं साबुनीकरण क्या है। तो साबुनीकरण के बारे में सिंपल चीज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि जब एस्टर को, यानी कि जो एस्टर अभी तैयार हुआ था बन करके, जब इसी एस्टर को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अब क्षार के बारे में तो आपको पता ही है, सबसे प्रबल क्षार कौन होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH, ओके, सबसे प्रबल क्षार, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब एस्टर को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल दो चीज़ का निर्माण होता है दोस्तों। अब यहाँ पर साबुन का निर्माण होना यही कारण है कि इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। यानी कि जब किसी एस्टर को जब किसी क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है तो दोस्तों दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक साबुन एक ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ठीक ना, और जिसे क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आपको इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, एस्टर याद रखना है और क्षार याद रखना है कि जब एस्टर को क्षार से अभिक्रिया कराया गया तो दो चीज़ का निर्माण होता है। क्या क्या होता है, एक साबुन का निर्माण होता है और दूसरा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों एस्टरीकरण जो अभी जस्ट हमने बताया था, इसमें भी आपको मुख्य रूप से दो चीज़ को याद रखना है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपको याद रखना है और दूसरा एल्कोहल को याद रखना है कि जब ये दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो एक एस्टर और एक जल, इस दोनों का निर्माण होता है। और यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों एस्टरीकरण और साबुनीकरण समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है। तो यहाँ पर एक नोट करके हमने लिखा, इसमें कहा जा रहा है कि साबुन जो है वो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम तथा पोटेशियम लवण है, ठीक ना। यानी कि साबुन एक तरह का क्या है, लवण है, क्योंकि इसमें अम्ल भी है और इसमें जो है क्षार भी है, दोनों चीज़ की मात्रा पाया जा रहा है, इसीलिए क्या है, एक तरह का लवण है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि साबुन कैसी श्रृंखला वाले हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि साबुन जो है दीर्घ श्रृंखला वाले जो है हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है नोट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया, तो इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है साबुन के बारे में कहा जा रहा है 1 नंबर में कि साबुन वनस्पति तेल या फिर पशु वसा से बनाया जाता है। तो साबुन जो होता है वो किसी से दो चीज़ों से बनाया जाता है, एक वनस्पति तेल, ठीक ना। वनस्पति तेल का मतलब तो आप जानते हुए, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ठीक ना। तो साबुन वनस्पति तेल या फिर पशु वसा तेल, ठीक ना, से बनाया जाता है। और अपमार्जक जो होता है, जिसको हम लोग सर्फ कहते हैं, और इसको ही डिटर्जेंट भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसे डिटर्जेंट भी कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट, ये इंग्लिश में कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है डिटर्जेंट ही क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो अपमार्जक या डिटर्जेंट का जो निर्माण होता है या पेट्रोलियम पदार्थों से बनाया जाता है, या किस चीज़ से बनाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से बनाया जाता है। अब 2 नंबर में बात करूँ तो साबुन के ये जो लाइन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साबुन जो होता है ना वो कठोर जल में अच्छी तरह से झाग नहीं देता, यानी कि फेनाता नहीं है। आप लोग साबुन से या सरफ से हाथ वगैरह धोते होंगे तो किसी में झाग ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। तो यहाँ पर याद रखना कि साबुन का जो वो गुण है वो ये है कि कठोर जो पानी होता है उसमें झाग अच्छी तरह से नहीं देता है, जबकि अपमार्जक जो होता है या कठोर जल में भी अच्छी तरह से झाग देता है, ठीक ना। तो ये दोनों में अच्छा अंतर हो गया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर तीसरा अंतर हम दोनों में देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा अंतर ये है
कि साबुन जो होता है ना यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है, यानी कि ये जो है ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। लेकिन अपमार्जक जो होता है ये दोस्तों क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिए, यानी अपमार्जक जो होता है यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। आगे दोस्तों यहाँ पर एक हमने नोट करके लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें हमने लिखा है कि साबुन का आयनिक भाग जो होता है, क्योंकि जब साबुन जो है पानी में मिलाते हैं या सर्फ ही मिलाते हैं तो उसका आयनिक भाग जो होता है वो जल से और कार्बन श्रृंखला जो होता है, जो उसमें कार्बन की श्रृंखला जो पाया जाता है वो तेल से अभिक्रिया करता है, और तेल से अभिक्रिया करने के बाद साबुन के अणु जो होता है ना वो मिशेली संरचना तैयार करता है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साबुन का आयनिक भाग जल से और कार्बन श्रृंखला तेल से अभिक्रिया कर साबुन कैसी संरचना तैयार करती है, तो वो क्या हो जाएगा, मिशेली संरचना तैयार करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन, इसको जरूर आप याद रखिएगा, मिशेली। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, सारे क्वेश्चन सारे लाइन्स। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।